नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। संजय मेहता के जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद झारखंड भ्रमण के दौरान सिंदरी में पत्रकारों ने जयराम महतो से इस बाबत पूछा तो जयराम बुरी तरह भड़क उठे। संजय मेहता के पार्टी छोड़ देने के बाद जयराम का यह पहला इंटरव्यू है। संजय मेहता और साथ ही विभिन्न विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के ऐलान के बारे में क्या क्या बताया, आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू में। वो हमारे संगठन के लिए ना कभी कोई कार्य किए हैं, ना कभी कोई विस्तार किए हैं। अभी उनको पलामू का प्रभारी बनाए तो वो गए भी नहीं थे। वो तो हमारी जीत थी कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा तुरंत अपना आसमान की ओर सफर तय करने लगते हैं। जेबीकेएसएस या जेएलकेएम इस बार टिकट देगी उन्हें? देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात कि आवेदन नहीं किया है। अतः अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जहाँ वो जैसे उनका भरी सीट है, तो भरी से जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको मनाना होगा, उनको एनओसी लेना होगा, तभी लड़ेंगे। नहीं फिर उन सीटों पे लड़ेंगे। मेहता जी जो है वो पार्टी से जो है इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, उसके विषय में अभी तक ना कोई जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि हमें लगता है मैसेज भी आया होगा तो लगभग 2-3 हज़ार मैसेज है मेरे मोबाइल में। क्योंकि अभी मैं सुबह गिरिडीह विधानसभा में था, उसके बाद मैं टुंडी विधानसभा में था, अब ये है आपका सिंदरी विधानसभा। मेरा शाम का कार्यक्रम है बगमारा विधानसभा में। यानी अभी जो पिछले 6 तारीख का जो मेरा शेड्यूल है, मैं जो घर से बाहर निकला हूँ 10 तारीख हो गया, यानी 6 और 10 मैंने 5 दिन लगभग हो गया। 5 दिन से ठीक से ना नहाना है, ना खाना, ना पीना, ना धोना, कुछ नहीं चल रहा है। तो जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, हम किसी भी विषय पर एग्जैक्ट कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना हमको मालूम है कि उनको अनुशासन समिति ने 3 बार लेटर इस बात के लिए दिया था, जो 17 बिंदु को लेकर उन्होंने सार्वजनिक लेटर लिखा था। कुछ प्रतिबंधित यूट्यूब चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो उसका भी हम लोग कोर कमेटी में डिसाइड किए थे कि उनको इंटरव्यू नहीं देना है। तो इसको लेकर उन्होंने अनुशासन समिति ने हमारे उपाध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी लिखा था, लेकिन उसका जवाब मिला कि नहीं मिला, अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। एक ओपन चिट्ठी का भी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि हर एक राजनीतिक दल में कुछ विषय होती है जिनको पार्टी के फोरम में रखा जाता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अनुशासन को भंग उन्होंने किया था और अनुशासन समिति ने उसको संज्ञान में भी लिया है। तो अभी उसके बाद विषय में ये करम पर्व का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही हम जब चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तब स्पष्ट बात कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, विधानसभा चुनाव के जो टिकट दावेदार हैं उन लोगों को कब तक क्लियर कर रहे हैं? हमें लगता है कि 5 दिन के अंदर कुछ टिकट क्लियर हो जाएंगे। बस ये करम के कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्तता है, तो उसी कारण लेट हो रही है। हमें लगता है बहुत जल्द वो सीट होगा। और ये चुनाव, चूँकि ये सत्य है कि फिलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहाँ हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी की जो सीटें वहाँ पर असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा तो असर धनबाद में हुआ, असर हजारीबाग में हुआ, असर रांची लोकसभा में हुआ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं उन 2 सीटों को चुनने का काम करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि झारखंड आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जैसा आप भाषण में बोल रहे थे कि अकेले बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गाँवों की सुरक्षा, और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। जैसा कि अभी आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है कैंची छाप, इससे पहले आप निर्दलीय लड़े गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, तो आप ऐसा मानते हैं कि जब चुनाव चिन्ह मिल गया तो चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि गिरिडीह लोकसभा में हम लोग का सिंबल होता तो मुझे लगता है मेरा वोट लगभग 3,80,000 के आसपास होता, 30 से 40 हज़ार वोट बढ़ जाता। तो ये फ़र्क पड़ता है। एक एक विधानसभा में 30-40 हज़ार वोट हम लोग का बढ़ता, और 8 या 24 यानी और 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग गेन करते। यानी जो 8.5 लाख वोट लाए हैं वो शायद 12 लाख वोट होता। हारते कोई अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर होता है। एक अंतिम सवाल है, आप मौसा को बहुत टारगेट कर रहे हैं, सरकार को कम टारगेट किए। नहीं, जिनका जो विधानसभा होता है मुख्यतः उनको हम अपने निशाने पे रखते हैं। और निसंदेह जब कल हम जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व होंगे मैं उन पर सवाल करूँगा। टारगेट नहीं, मेरा सवाल है। आज सभा करते हुए मौसा जी का पूरा काला चिट्ठा लेकर बैठे थे, तो क्या कुछ इस पे दिखाएंगे थोड़ा हमारा? देखिए, ये केवल मौसा जी का ही नहीं है, एक हमारे एक RTI स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने RTI किया था। कुछ सवालों का उत्तर
ईडी से भी मांगा था, उस सवालों के उत्तर में सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई गई हैं। कहाँ कहाँ किस नेता की संपत्ति है, किस प्रकार से वे जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, उनका बाकायदा बिल्डिंग सहित सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड की गई हैं। उनका जो चुनाव का घोषणा पत्र था उसको और उनकी संपत्ति को भी मिलाया गया है। तो ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन में केवल एक नहीं, झारखंड के लगभग एक दर्जन आधा दर्जन विधायकों का, सांसदों का संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इनका इतना लंबा चौड़ा बही खाता। एक बड़ा आरोप एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि क्रेडिट चोरी आप कर रहे हैं, क्या? कौन सा क्रेडिट चोरी? ये जो मुआवजा दिलाने के नाम से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाली यही रामगढ़ में हम लोग 7 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं, काहे क्रेडिट चोरी करेंगे? देखिए, आप स्पष्ट, मैंने अपने भाषणों में कहा है कि 2 साल हम लोग का सफलता और असफलता के बीच व्यतीत हुआ है। कहीं सफलता मिली है, कहीं असफलता मिली है। तो जहाँ अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हमारी असफल कहानी है। असफल होना गुनाह थोड़ी है। हम लोग बिना किसी पद में रह के प्रयास किए हैं, कोई क्रेडिट नहीं है। आप रामगढ़ में पूछिए, हमको लगता है रामगढ़ में केवल रामगढ़ मांडू और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग 7-8 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं। तो जाइए उन परिवार को 1-to-1 इंटरव्यू ले लीजिए। हमने तो शुरू से कहा है कि जब हम चुनाव नहीं जीत लड़े थे उस समय 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब हम चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट ले आए तो 4-5 समस्याओं का समाधान करने लगे। तो अभी भी तो पूर्ण समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे। तो उसी में से वो एक कहानी होगी कि उस समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो पाया किसी कारण, बस उसके लिए हम लोग प्रयास रखते हैं। तो कोई क्रेडिट चोरी नहीं। एक्चुअली कुछ मीडिया हाउस, मीडिया नहीं कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, कुछ यूट्यूबर को इस प्रकार से मतलब पैकेज मैनेज किया गया है। वहाँ अगर जयराम महतो का नाम नहीं होता तो वहाँ वो जाते ही नहीं। यहीं अगर उनको अगर मुआवजा कोई अगर देखना है तो एक यूट्यूबर है पेटरवार का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर मुआवजा मांग रहे हैं। वहाँ वीडियो बनाए ना, देखते हैं कितना साहस है उनका। और एक वो यूट्यूबर है आपका बेरमो का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर कोलियरी में मुआवजा मांग रहे हैं, वहाँ बनाइए। वहाँ इसलिए नहीं वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहाँ जयराम महतो का नाम नहीं है। ये तो पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया नहीं, आरोप क्या रहेगा? क्यों हम आरोप स्वीकार करेंगे भाई? हम तो आपके मैंने आंदोलन को समर्थन देने गए थे। हमारे लड़के सुबह से शाम तक बिना खाए धरने पर बैठे हैं। हम सरकार में नहीं है जो आरोप सुनेंगे। हमने प्रयास किया था, उन्होंने बाकायदा ड्राफ्टिंग हुआ और उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास में बने थे। बीच में लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगा, तो आचार संहिता में थोड़ी कोई धरने पे बैठता। यही लोकसभा का चुनाव पार हुआ था। आरोप क्यों सुनेंगे भैया? हम तो प्रयास किए हैं, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम आगे प्रयास करेंगे। हम तो कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, हम तो सरकार में नहीं है, ना हम कंपनी मैनेजमेंट है। आप लगातार अपने सभाओं में कहते हैं कि आपका जो वोटर है कहीं ना कहीं ज़्यादातर महिलाएं कोर वोटर माना जाता है। वही महिलाओं को टारगेट करके जो जेएमएम सरकार है कहीं ना कहीं योजना लाई है। तो कहीं क्या लगता है महिलाएं जो वोटर है कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने उन महिलाओं को, दीदियों को समझा दिया है कि अगर मुख्यमंत्री कभी भी इस भाषण में इस बात का जिक्र करे कि आपको 1000 रुपये महीना दिया तो बोलेगा कि 2020 में क्यों नहीं देते, 4 साल मिल जाता। 1 महीना पहले तो अब दीदी लोग उतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि 1 महीना पहले आप चुनावी एजेंडे के नाते आए हैं। उसके बाद आपके परिवार का महीना क्या है उनको मालूम है। मुख्यमंत्री की तनख्वाह 3 लाख, उनकी पत्नी की तनख्वाह 3 लाख, उनकी भाभी की तनख्वाह 3 लाख, उनके भाई की तनख्वाह 3 लाख, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, उनकी तनख्वाह 3 लाख, 15 लाख हो गया आपका परिवार का। और गरीब जनता 1000 रुपये महीना। अगर आप भी जयराम के समर्थक हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि झारखंड की राजनीति में जयराम की धमक की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।